चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की ये 109वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए उस राष्ट्र के सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आवाज बहुत कम है क्या आपकी? आवाज ठीक है भाई साहब, आ रही है? खूब आ रही है जी। तो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में वहां के सैनिकों का जो योगदान होता है, उस योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है। 1999 में लगभग 60 दिनों तक एक ऐसा युद्ध चला जो दुनिया के सबसे कठिनतम युद्धों में माना जाता है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ और आज हम 23 वर्ष बाद उस दिवस को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष हम उसको मनाते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। वो युद्ध कैसे लड़ा गया और युद्ध में क्या कठिनाइयां थी, ये आज का हमारा विषय है। इस पर हम बातचीत करेंगे। उसके पहले मैं श्री कृष्ण सरल जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हमारा क्या एक दायित्व है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ। तो जिन लोगों ने भी राष्ट्र के लिए बलिदान किया, उनकी बलिदान को हमें याद करते रहना चाहिए और अपनी श्रद्धांजलि देते रहना चाहिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य है। कारगिल विजय दिवस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कर्नल नारायण पारवानी जी को। मैंने भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया आपने, उसके बाद मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी टॉप किया, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 1977 में आप आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बने और 31 वर्षों की आपने सेवा दी, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके दुरूह नॉर्थ ईस्ट तक की आपने सारी जगह अपनी सेवाएं दी। 1990 में कश्मीर में जब आपकी पोस्टिंग थी, आतंकवादियों से एक मुठभेड़ में आपको दाहिने पैर में गोली लगी और परमानेंटली आपका घुटना डैमेज हो गया। 2008 में आप कर्नल रैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा में लगे हैं और कारगिल युद्ध के बारे में लोगों को समय समय पर आप बताते रहते हैं कि वास्तव में उसकी सच्चाई क्या थी और किस प्रकार हमारे बलिदान सिपाहियों ने अपने जीवन की आहुति देकर वह युद्ध लड़ा। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कर्नल मानवानी को। सर, ओवर टू यू। जी सर। दिक्कत हो एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। कारगिल युद्ध मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक 60 दिन चला
और 26 जुलाई 1999 को हमारी शानदार जीत के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध हमारी भारतीय सेना के वीर जवानों के साहस, जज्बे और बलिदान की सच्ची कहानी है। आप सोच रहे होंगे मैं सच्ची कहानी क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आज या आने वाली पीढ़ियां जब युद्ध को पढ़ेंगी तो उनको विश्वास नहीं होगा। विश्वास करने से परे बात है कि हमारे सैनिक कैसे लड़े। बहुत ही कठिन युद्ध क्षेत्र था और जो कार्य हमारे सैनिकों ने किया वो असंभव सा था। उस असंभव कार्य को हमारी सेना ने अपने बलिदान और साहस से मात्र 60 दिन में उस युद्ध को जीता। वैसे तो भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, व्यापक युद्ध लड़े हैं। 65 का युद्ध, 71 का, ये दोनों युद्ध बहुत व्यापक थे, बड़ी एरिया में लड़े गए थे। बहुत अधिक सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। कारगिल युद्ध उस हिसाब से जो युद्ध क्षेत्र था वो इतना व्यापक नहीं था, बड़ा नहीं था। 20,000 सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध क्षेत्र की लंबाई करीब 200 किलोमीटर थी। लेकिन ये युद्ध जहां लड़ा गया वह युद्ध जो है दुनिया का सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र था। आज तक संसार में कोई मॉडर्न लड़ाई जो है इतने कठिन युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई है। जैसे कि आप सबको मालूम है 13,000 से लेकर 17,000 फुट की ऊंचाई थी, जहां ऑक्सीजन करीब करीब न के बराबर थी। दुश्मन पहले से ही ऊंची चोटियों पर बैठा हुआ है। हमारे सैनिकों ने नीचे से जाना है, उन पर बम वर्षा हो रही है, गोलियां चल रही है, चट्टानें फेंकी जा रही है। टेम्परेचर -15 से -25 डिग्री तक है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसे कठिन क्षेत्र में युद्ध लड़ना तो दूर की बात है, सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है। अपने आप को जिंदा रखना वह भी एक बहुत बड़ी बात है। आप में से कई लोग जो यहाँ पर आज हमारे साथ शामिल हुए हैं साइंस के विद्यार्थी होंगे। आप सब ने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। अगर ऊंचाई से एक कंकर भी फेंका जाए 13,000 या 17,000 फुट की ऊंचाई से, तो हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जब वो नीचे कोई व्यक्ति अगर उठाए, उसको अगर वो कंकर आके लगे तो उसकी स्पीड कई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और वो कंकर अगर किसी को लगे तो शरीर से आर पार हो जाएगा, गोली से भी खतरनाक होगा वो। तो ऐसी हालत, और उनके पास जो दुश्मन ऊपर बैठा है उनके पास तो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, गोला बारूद है, बम है, सब कुछ है उनके पास, और वो वेल प्रोटेक्टेड है। फिर जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर जो है -15 से -25 डिग्री है। आप सबके घरों में फ्रिज है। फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑटो कट हो जाता है। तो ऐसे में जो -18 डिग्री पे टेम्परेचर फ्रीजर ऑटो कट हो जाता है और वो जवान वहां पर लड़ाई कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से फ्रीजर में वो बंद है और लड़ाई कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। खाने पीने का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पर जो है राशन पहुंचाना, पानी पहुंचाना, गोला बारूद पहुंचाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। कई दिन तक जो है पानी पीने के लिए जवानों को नहीं मिलता था, कई दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। उसके बाद भी ऐसे कठिन क्षेत्र में हमारे जवानों ने जो है लड़ाई की। युद्ध क्षेत्र जैसे कि मैंने बताया बहुत ही कठिन था। अगर आप युद्ध क्षेत्र के कुछ फोटो में आपको दिखाऊं तो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल था वहां पर लड़ाई करना। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। ये आप नक्शा देख रहे हैं अभी, पीओके में जम्मू एंड कश्मीर का अपना मैप है।
नेशनल हाईवे 1A श्रीनगर से लेह तक जाता है। 424 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। 424 किलोमीटर उसकी लंबाई है। कारगिल करीब करीब इसके सेंटर में है। श्रीनगर से करीब 210 किलोमीटर और करीब 215 किलोमीटर लेह से। कारगिल के पीछे दरास है। जैसे ही जोजिला पास क्रॉस करते हैं हम, वैसे ही दरास आता है। आगे कारगिल से और आगे जो है बटालिक है। तो दरास से लेकर बटालिक तक की दूरी करीब करीब 200-250 किलोमीटर है। तो वहीं पर जो है ये लड़ाई हुई थी। सिंधु नदी जो है इस क्षेत्र में, सिंधु नदी जो है लेह से होते हुए और आगे बढ़ते हुए कारगिल के बाद जो है पीओके में एंटर करती है। तो एक प्रकार से युद्ध जो हुआ था सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। और जो नेशनल हाईवे 1A जिसकी बात मैंने की, जो आप नक्शे में देख सकते हैं, नेशनल हाईवे 1A जो है वो लाइफ लाइन है लद्दाख की। वहीं से जो है पूरा सप्लाई होता है, खाना पीना आना जाना। अगर नेशनल हाईवे 1A बंद हो जाए तो लद्दाख जो है हमारे देश से एक प्रकार से कट जाएगा। विशेषकर उन दिनों में 1999 में यही एक मेन एक्सेस थी। अभी तो एक और एक्सेस खुल गई है मनाली से लेह वाली, क्योंकि अटल टनल आपने सुना होगा। रोहतांग पास में अटल टनल बनने के बाद वह रास्ता भी अब महीने में 5-6 महीने खुल जाता है। पहले वह रास्ता सिर्फ 1 महीने तक ओपन रहता था। तो पाकिस्तान का मेन एम ये था कि किसी भी तरह, मतलब क्या था सर्दियों में, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है, तो हमारा और पाकिस्तान के बीच में एक अनरिटन समझौता था कि भाई जब सर्दियां आएगी तो वो लोग भी पीछे चले जाएंगे और हम लोग भी जो है चोटियां खाली करके पीछे चले जाएंगे। ये अनरिटन समझौता था। पाकिस्तान ने 99 में हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने क्या किया, जब ये सर्दियों के टाइम पर जब हम लोग पीछे चले गए तो उन्होंने क्या किया, और वो खुद भी पीछे चले गए, उनकी सेना भी पीछे चली गई। उसके बाद जब हमारी सेना पूरी पीछे आ गई तो सर्दियों के जो 4-5 महीने सब कुछ बंद रहता है वहां पर, तो उन्होंने क्या किया, 4-4, 5-5 की टुकड़ियों में अपने जो रेगुलर सैनिक है उनको गड्डियों के बेस में, दूसरे सिविलियंस के बेस में, मजदूरों के बेस में 4-4, 5-5 लोगों की टुकड़ियों को रोज भेजते रहे। ऐसे करके 3-4 महीने में वहां करीब 4-5 हजार सैनिक जो है पाकिस्तान के इकट्ठे हो गए। उन्होंने वहां सारे बंकर ऑक्यूपाई कर लिए। बंकरों में 5-6 महीने का खाना पीने का सामान, बंदूकें, हथियार, गोला बारूद, सब कुछ वहां इकट्ठा कर लिया। हमारी सेना को जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। आप कह सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेल्यूर था। जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईबी, रॉ वगैरह, इवन हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उनका भी फेल्यूर था। लेकिन जैसे ही हमें पता चला उसके तुरंत बाद हमारी सेना ने जो एक्शन लिया उसकी मिसाल जो है दुनिया के और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आज तक दुनिया की कोई सेना इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी है जैसा साहस और वीरता हमारे सैनिकों ने इसमें दिखाई थी। पाकिस्तान को पूरा 100% भरोसा था कि अगर एक बार हमने ऐसी चोटियां ऑक्यूपाई कर ली तो नीचे से इनका ऊपर आना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया युद्ध क्षेत्र बहुत कठिन था, तो उनका ये एम था कि यहाँ ऑक्यूपाई करके फिर उसके बाद नेशनल हाईवे 1A को वो डोमिनेट कर सकते हैं, उस पर जो है बम गोले फेंक सकते हैं, गोले बारूद फेंक सकते हैं, उसको बर्बाद कर देंगे, जिससे लेह जो है कट जाए, लेह लद्दाख जो है हमारे देश से कट जाए। लेह लद्दाख कट जाने से सियाचिन को जो है रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जैसे आपको पता है उसकी एंट्री जो है लेह से ही है, बेस कैंप जो है लेह से कोई 50-100 किलोमीटर दूर है। तो सियाचिन मजबूरी में हिंदुस्तान को खाली करना पड़ता। फिर वो कश्मीर के मामले में ब्लैकमेल कर सकते थे। तो ये पाकिस्तान का एम था। उनका प्लान बहुत अच्छा था। उनको 101% कॉन्फिडेंस था कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, और वो बड़ी गलती उनकी ये थी कि उन्होंने हमारी भारतीय सेना को अंडर एस्टिमेट किया, हमारे वीर जवानों की वीरता को अंडर एस्टिमेट किया, हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं वो अंडर एस्टिमेट किया।
प्रॉब्ली उन्होंने अपने सैनिकों जैसा ही हमारे सैनिकों को समझा। ये गलती उन्होंने की है। तो ये देखिए, मतलब ये युद्ध क्षेत्र के आप कुछ फोटो देख सकते हैं। वीडियो अब ये वीडियो में आप देखेंगे युद्ध क्षेत्र को, कितना कठिन युद्ध क्षेत्र था और कैसे हमारे सैनिकों को क्या क्या परेशानी आई है। तो आप सबने देखा, ऊंची ऊंची चोटियों पर डेरा जमाया आधुनिक हथियारों से लैस दुश्मनी पाकिस्तानी फौज को वहां जाके नेस्तानबूद करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, असंभव सा था। लेकिन हमारी सेना के साहस और उच्च कोटि के बलिदान ने यह संभव कर दिखाया। महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में एक विचार आता है कि अगर जीत निश्चित हो तो अर्जुन बनना बहुत ही आसान है, हर एक व्यक्ति अर्जुन बनना चाहेगा। लेकिन अगर युद्ध में मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनना बहुत ही मुश्किल होता है। और कारगिल लड़ाई में जो 20,000 सैनिक लड़े थे वो सब आधुनिक अभिमन्यु थे। जिस 20,000 सैनिकों ने लड़ाई में भाग लिया,
सबको ये पता था कि शायद वो वापस घर नहीं लौटेंगे, शायद वो दोबारा अपने परिवारों से नहीं मिल पाएंगे। यह सब ज्ञात होने के बाद भी वो युद्ध क्षेत्र में शामिल हुए और अदम्य साहस दिखाया, बलिदान दिया, जिसके कारण जो है हमारी जीत निश्चित हुई। इस युद्ध में 527 हमारे वीर सैनिक शहीद हुए और करीब 2000 हमारे वीर सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल से मेरा अर्थ ये है कि उनका कोई एक अंग, कम से कम एक अंग जो है क्षत विक्षिप्त हुआ, जैसे किसी का टांग चला गया, किसी का हाथ चला गया, आंख चली गई, कान चला गया, या कहीं और गोली लगी उसको। जो गंभीर रूप से घायल 2000 लोग, 527 जवान शहीद हो गए। और ये जो शहीद हुए और जो गंभीर रूप से घायल हुए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनमें अधिकांश, मतलब ये कहना चाहिए कि 90% जो थे उनकी आयु 30 साल से भी कम थी। 30 साल क्या आयु होती है? और 60% ऐसे थे जिनकी आयु 25 वर्ष से भी कम थी। और आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, अविश्वसनीय लगेगा कि इसमें 10-15% ऐसे थे जिनकी आयु 20 साल से भी कम थी। 20 साल से भी कम। सेना में उन दोनों में 16 साल में भर्ती होती थी पहले, 16 साल में भर्ती हुए, 1.5-2 साल ट्रेनिंग, 17.5-18 साल में वो यूनिट में गए और सीधा फिर कारगिल चले गए। तो सोचिए कितना बड़ा बलिदान है, क्या उम्र थी उनकी, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो जज्बा था उसमें जो है उन्होंने वो सब करके दिखाया। जो असंभव सा काम था वो हमारे इन वीर जवानों ने करके दिखाया। ये कुछ फोटोस हैं जिन्होंने शहादत दी, जिन वीर जवानों ने शहादत दी। ये फोटो यहाँ पर कोई 12-15 फोटो हैं, लेकिन 527 जवान शहीद हुए थे। उन 527 वीर सैनिकों के हर वीर सैनिक की एक कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन वो सब हम यहाँ पर दोहरा नहीं सकते। तो हम कुछ वीर सैनिकों की कहानी यहाँ पर संक्षेप में दोहराएंगे। कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे कालूबार की लड़ाई में शहीद हुए थे, कालूबार हिल पर। जब वो युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे तो उनके कमांडिंग ऑफिसर पूछते हैं उनसे, बोलते हैं उनसे कि मनोज, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हो? तो मनोज बोलता है, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले यदि मौत भी दस्तक देगी तो संकल्प लेता हूं कि मैं मौत का भी कत्ल कर दूंगा। सोचिए, और ऐसा ही उसने कर दिखाया। कालूबार की हिल पे दुश्मन के 4 पोस्ट थे। पहली पोस्ट को मनोज के नेतृत्व में न्यूट्रलाइज किया गया, दूसरी को किया गया, तीसरी को किया गया। तो 3 पोस्ट पर कब्जा हो गया। मनोज बुरी तरीके से घायल हो चुका था। सीओ ने उनको आदेश दिया, क्योंकि अब आप घायल हो चुके हो, थक भी गए होगे, क्योंकि वहां जो है लड़ाई में, जैसे मैंने बताया, कई दिन तक जो है भोजन नहीं मिलता था। और इस लड़ाई में क्या होता था, जब आप नीचे से जा रहे हो तो आप दिन में तो चल नहीं सकते, रात को ही सिर्फ जो है ऑपरेशन हो सकता है। तो बर्फ पे जो है रात को आप चढ़े, आपको जो है जैसी रोशनी हुई, सुबह हुआ, तो आपने कहीं पर जो है छुप के बैठ जाना है, फिर अगले दिन चढ़ाई करनी है। ऐसे ऊपर पहुंचने में 5-6 दिन आपको लग जाएंगे। तो उस हालत में फिर वहां ऊपर पहुंच के लड़ाई करना, बहुत, एक तो बहुत थक भी जाता है आदमी, नींद नहीं कर पाता, पूरी नींद नहीं मिलती। तो ऐसी हालत में जब वो, और ऊपर से आप घायल हैं, तो उनको बोला गया कि भाई आप जो है रेस्ट करो। तो मनोज ने बोला, नहीं, जब तक जो है मैं अपना मिशन अकम्प्लिश नहीं करूं, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जब तक जो है वो पूर्ण नहीं होगा, तब तक मेरे प्राण भी मेरे शरीर से नहीं निकलेंगे, मैं अपने प्राणों को रोक के रखूंगा। और वो जिद करके जो है चौथी पोजीशन पर भी मनोज ने अपनी टुकड़ी को लीड किया और चौथी पोस्ट को भी फतेह किया। कालूबार हिल पर जब पूरा कब्जा हो गया, मनोज शहीद।
सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी है। अगर वो चाहता तो रुक जाता 3 पोस्ट के बाद, वो कहता भाई ठीक है, उनका सीओ साहब भी उनको बोल रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और शहादत दी। सोचिए कितना बड़ा बलिदान है। कैप्टन योगेंद्र यादव, पीछे वही स्लाइड है, इसी स्लाइड में क्यों होता था, ये खाली स्लाइड और आगे जाए। कैप्टन लांस नायक योगेंद्र यादव, लांस नायक योगेंद्र यादव मात्र 19 वर्ष के थे। टाइगर हिल की लड़ाई में शहीद नहीं हुए थे, बुरी तरीके से घायल हुए थे। 15 गोलियां उनको उनके शरीर में लगी थी। योगेंद्र यादव और उनके साथ 15 सैनिक और थे। इन 16 लोगों इनको एक मिशन मिला था। टाइगर हिल पे जब ये लड़ाई करने जाते हैं, दुश्मन की अंधाधुंध गोलीबारी इनके ऊपर होती है और ये 16 के 16 गोलियों से जख्मी होके और बुरी तरीके से घायल होकर गिर जाते हैं। 15 सैनिकों की शहादत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। योगेंद्र यादव भी जमीन पर गिर जाता है। 15 गोलियां उनके शरीर पर लग चुकी है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जहां गोली नहीं लगी हो। पाकिस्तानियों को लगा कि ये 16 के 16 अब मृत्यु हो चुकी है, 16 के 16 की। वो अपने बंकर से बाहर आते हैं और इन 16 के ऊपर जो है बंदूक के बट मारते हैं ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उस पर फिर गोलियां चलाई जा सके, लेकिन कोई भी हिला नहीं। 15 तो वैसे ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 16 जो योगेंद्र यादव था उनके ऊपर भी 4-5 बट मारे, लेकिन योगेंद्र यादव जो है किसी तरीके से अपने आप को रोके हुए था। कोई आवाज नहीं की उन्होंने, ताकि दुश्मन को ये लगे कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। सोचिए 15 गोलियां बिल्कुल ऐसी हालत थी, एक प्रकार से मृत प्याज जैसे बोल सकते हो आप। उसके बाद ये पाकिस्तानियों को जब पूरा भरोसा हो गया कि सबकी मृत्यु हो गई है, वो वापस अपने बंकर में जाते हैं। बंकर जो है योगेंद्र यादव से करीब जो है 20-25 कदम की दूरी पर था। योगेंद्र यादव किसी तरीके से अपना लास्ट जो पूरा साहस जो इकट्ठा करके क्रॉल करता है। क्रॉलिंग करता करता बंकर के पास पहुंचता है। जैसे जैसे बंकर की दीवार पर के खड़ा होता है, वहां जो बंकर में छोटी छोटी खिड़कियां होती है फायर करने के लिए, उस खिड़की से जो है अपने पाउच में से ग्रेनेड निकालता है। ग्रेनेड की पिन जैसे जैसे निकाल के वो ग्रेनेड बंकर के ऊपर फेंकता है। बंकर में जो 7-8 पाकिस्तानी थे, ग्रेनेड फटने से वो 7-8 जितने पाकिस्तानी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से जो है टाइगर हिल पे हमारा कब्जा होता है। ग्रेनेड फेंकते ही योगेंद्र यादव खुद भी जो है जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ठीक 2 महीने बाद उनकी आंख खुलती है उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में। उधमपुर का मिलिट्री हॉस्पिटल इंडिया के जो 5-6 सबसे बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल है उनमें से एक है। वहां इनकी आंख खुलती है 2 महीने बाद। उसके बाद 7 महीने वो और हॉस्पिटल में उनको रहना पड़ता है पूरी तरीके से ठीक होने में। पिछले साल कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन जी ने उनको बुलाया था। आप में से जो जिन लोगों ने वो एपिसोड देखा होगा उन्होंने देखा होगा, उन्होंने खुद अपनी जुबान से वो दोहराई थी अपनी कहानी। 19 साल का था तब। अब वो रिटायर हो गए, 2 साल पहले रिटायर हुए हैं ऑनरी कैप्टन बन के, क्योंकि फौज में जल्दी रिटायरमेंट होती है। तो 42-43 साल की आयु में उनका रिटायरमेंट हो गया। 19 साल की उम्र क्या उम्र होती है, क्या साहस है। सोचिए, मतलब जिस व्यक्ति को 15 गोलियां लगी हो उसने कैसे जो है ये सब किया होगा, ये केवल एक हिंदुस्तानी सैनिक कर सकता है। और सैनिक कहाँ से आते हैं, हम हमारे बीच में से आते हैं। तो ये भारत माता की मिट्टी है, ये भारत माता की गोद है जिसमें ऐसे वीर जो है पैदा होते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में हमने बहुत कुछ जो है, अभी पिक्चर भी आई थी उनकी शेरशाह, वो आपने देखी होगी।
उनका निकनेम था शेरशाह। वो खाली नाम नहीं था उनका शेरशाह, निकनेम नहीं था शेरशाह, दरअसल वो शेर था, इसलिए सब उनको शेरशाह बोलते थे। और तो और पाकिस्तान वाले भी उनको शेरशाह बोलते थे। जो रेडियो इंटरसेप्ट, जो कम्युनिकेशन का इंटरसेप्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे का, उनका पाकिस्तानी कम्युनिकेशन जो इंडियन आर्मी ने इंटरसेप्ट की थी, उसमें पाकिस्तानी भी विक्रम को जो है शेरशाह बोलते थे कि भाई ये शेरशाह एक टुकड़ी का को लीड करते आ रहे हैं। उन मतलब क्योंकि शेरशाह जो है उस टुकड़ी को लीड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के मन में एक भय बैठ जाता था कि भाई जो ऐसा वीर पुरुष जो है उनको लीड करके आ रहा है। जब विक्रम बत्रा मिशन पर जा रहा था तो हमारे फौज में कोड वर्ड होते हैं, विक्ट्री सिग्नल। तो विक्रम बत्रा को उनका सीओ बोलता है कि भाई आपका विक्ट्री सिग्नल क्या रखे, जब मिशन अकम्प्लिश होगा तो आप रेडियो सेट पर क्या सिग्नल दोगे जिससे हमें पता चले कि भाई मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो विक्रम बत्रा बोलता है विक्ट्री सिग्नल रहेगा भैया दिल मांगे मोर। पहला मिशन था 5150 को कैप्चर करना। 5150 मतलब 5150 मतलब 5150 मीटर की ऊंचाई, 5150 मतलब करीब 17,000 फुट। उसको कैप्चर करता है विक्रम बत्रा, सिग्नल देता है विक्ट्री सिग्नल, यह दिल मांगे मोर। पहला पॉइंट कैप्चर करने में काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सीओ उनको बोलता है कि अब आप जो है रेस्ट करो, अब आप रेस्ट करो क्योंकि आप घायल हो चुके हो। अगली चोटी के लिए अब किसी और अफसर को जो है हम लोग डिटेल करते हैं, और किसी अफसर को डिटेल करते हैं। तो विक्रम बत्रा फिर से बोलता है सर यह दिल मांगे मोर। यह दिल तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक जो है मैं हर चोटी से जो है पाकिस्तानियों को खदेड़ न दूं। हर चोटी पर जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये दिल मांगे मोर बोलता रहेगा, ये दिल हमेशा बोलता रहेगा कि ये दिल मांगे मोर। तो सीओ को फिर विक्रम बत्रा को ही जो है अगली चोटी के लिए उनको डिटेल करते हैं। अगली चोटी थी 0.4875 मीटर। अगली चोटी पे जाते हैं, उस पर फतेह होती है, लेकिन फतेह होते होते विक्रम बत्रा शहीद हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी है। वो चाहता तो रुक जाता, मात्र 24 वर्ष का था। 1 महीने बाद उनकी लड़ाई के बाद उनका विवाह होने वाला था, मतलब विवाह होने वाला था, लेकिन लड़ाई हो गई इसलिए वो युद्ध में चले गए और शादी बीच में रुक गई। शादी के तुरंत बाद, लड़ाई के तुरंत बाद उनका विवाह होने वाला था, और उसकी परवाह न करते हुए देश के लिए उन्होंने उच्चतम बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। कैप्टन कैंगरूज, कैप्टन कैंगरूज नागालैंड के रहने वाले थे। उन्होंने जो आखिरी चिट्ठी अपने पिता को लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Dad, I may not be able to return home to be part of our family again. Even if I don't make it, do not grieve for me because I have to be my best coordination. आखिर पिताजी बोल रहे हैं कि शायद मैं अब कभी वापस ना पाऊंगा, आप लोगों से शायद कभी मैं मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग जो है मेरे लिए दुख मत मनाना, क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करूंगा। क्या भावना है। कैप्टन कैंगरू शहीद होते हैं। शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर नागालैंड भेजा जाता है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। दीमापुर में एकमात्र एयरपोर्ट है वहाँ का, नागालैंड का। वहां से उनका पार्थिव शरीर दीमापुर से उनके गांव ले जाया जाता है। उनका गांव जो है करीब दीमापुर से 100-150 किलोमीटर दूर था। जब जो कन्वाई उनके डेड बॉडी को लेके जा रही थी, रास्ते के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। कैप्टन कैंगरू जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगे। ये नारे उस प्रांत में लग रहे थे, उस नागालैंड में जहां इंसर्जेंसी थी, जहां उस समय जो है एक आंदोलन चल रहा था देश से अपने आप को अलग करने के लिए। वो नागालैंड अलग देश चाहते थे, लेकिन कैप्टन कैंगरूज ने नागालैंड को फिर से देश से मिला दिया। फिर से वो
नागालैंडी से भारतीय बन गए। तो ये कैप्टन कंगरूस की शहादत ने किया। पूरे देश को में यही हाल था, पूरा देश जो है हीरो की शहादत से एक हो गया। कैप्टन हनीफुद्दीन राजपूताना राइफल के थे। राजपूताना राइफल का वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय। हमारी सेना में हर एक पलटन का एक वॉर क्राई होता है। किसी का होता है जय भवानी, किसी का होता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, और जिस कास्ट की बहुतियात होती है उस पलटन में, उसी के हिसाब से वॉर क्राई होता है। और राजा रामचंद्र की जय वॉर क्राई है हनीफुद्दीन की पलटन का। कैप्टन हनीफुद्दीन लीड कर रहा है, राजा रामचंद्र की जय बोलते हुए हमला धावा बोल रहा है। कैप्टन हनीफुद्दीन जोर जोर से बोल रहा है राजा रामचंद्र की जय, एक मुसलमान। और दुश्मन जो है, जो सामने से दुश्मन आ रहा है, उनका वॉर क्राई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर उस तरफ से हो रहा है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान अफसर राजा रामचंद्र की जय बोलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये है असली सेक्युलरिज्म। ये छद्म सेक्युलरवादियों के लिए एक सबक कि जब देश की बात आती है तो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, हम सब भारतवासी हैं। भारत माता के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि वॉर क्राई मेरी पलटन का राजा रामचंद्र की जय है, तो मैं भी राजा रामचंद्र की जय बोलूंगा, भले सामने से दुश्मन की आवाज अल्लाह अकबर आती है। तो ऐसे जो है लड़ाई होती है। कैप्टन हनीफुद्दीन जो है खाई में गिर जाता है, हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाता है और बर्फ से पूरा शरीर उनका ढक जाता है। हमारी आर्मी में एक उच्च परंपरा है कि किसी भी शहीद को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी भी घायल को पीछे नहीं छोड़ना है, उनको रिट्रीव करना है, उनको पीछे अपने साथ ले आना है। अब हनीफुद्दीन खाई में गिर गया है, हजारों फीट नीचे चला गया है, अब क्या कर सकते हैं आप? और उसको जो है रिट्रीव कैसे करें? ऊपर से गोलियां चल रही है, चट्टानें फेंकी जा रही है। तो उस समय जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मलिक थे, वो दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में थे। नोएडा का रहने वाला था हनीफुद्दीन। नोएडा जो है कैप्टन मलिक, जनरल मलिक जाते हैं, हनीफुद्दीन की माता से मिलते हैं। उनके पिताजी का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। माता हेमा माता हिंदू थी, पिता जो है मुस्लिम थे। हिंदू माता का बेटा, मुस्लिम पिता का बेटा। माता हेमा से जनरल मलिक बताते हैं कि हम उसको रिट्रीव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा ऐसा चल रहा है, बताइए आप क्या करें, ऊपर से दुश्मन की गोलियां आ रही है। तो माता हेमा बोलती है आप मेरे बेटे की चिंता मत करिए, वो तो देश के लिए शहीद हो गया है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को रिट्रीव करने में कुछ और माताओं का जो है कोख उनकी सुननी हो, इसलिए आप चिंता मत करिए। आप जो है जब लड़ाई समाप्त हो उसके बाद जो होगा वो देखेंगे हम लोग, अभी आप कुछ मत करिए। तो सोचिए माता का क्या जज्बा है। माता, ऐसी माताओं के कारण ही जो है ऐसे लाल पैदा होते हैं। लड़ाई समाप्त होने के बाद कैप्टन हनीफुद्दीन को रिट्रीव किया जाता है और उनका जो है उनको वापस नोएडा ले जाया जाता है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार होता है उनके धर्म के हिसाब से। अंतिम संस्कार पर माता हेमा एक इच्छा प्रकट करती है कि मैं जो है वहां जाना चाहती हूँ जहां मेरे बेटे ने जो है आखिरी सांस ली है। आर्मी के बंदोबस्त में माता हेमा को वहां ले जाया जाता है और वो वहां जो है अपने बेटे को आखिरी जो है सल्यूट करती है। ये जो है उन दिनों में ये जो समाचार था दुनिया भर के मीडिया में आया था। इंडिया के अखबारों ने तो ये समाचार छापा ही था कि कैसे हनीफुद्दीन का बलिदान का, उसकी माता के क्या भाव थे, वो पूरी दुनिया के अखबारों में आया था। कैप्टन विजयन थापड़ ने जो आखिरी चिट्ठी अपने पिताजी को लिखी है, अंग्रेजी में लिखी थी, मैं उसका जो है हिंदी अनुवाद आपको सुनाता हूँ। कैप्टन विजयन थापड़ ने चिट्ठी के ऊपर लिखा है, एक बार फिर जन्म हुआ तो मातृभूमि के लिए लड़ूंगा। कैप्टन विजयन थापड़ ने लिखा था, जब तक आप लोगों को यह पत्र मिलेगा मैं ऊपर आसमान से आपको देख रहा हूँगा और अप्सराओं का के सेवा सत्कार का आनंद उठा रहा हूँगा। मुझे कोई पछतावा नहीं है कि जिंदगी अब खत्म हो रही है, बल्कि अगर फिर से मेरा जन्म हुआ
तो मैं एक बार फिर सैनिक बनना चाहूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए मैदान जंग में लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप लोग उस जगह पर जरूर आकर देखिए जहां आपके बेहतर कल के लिए हमारी सेना के जांबाजों ने दुश्मनों से लड़वा लिया था। कैप्टन का ये आखिरी खत था और वो शहीद हो चुके थे। कैप्टन का खत उनके पिता को बाद में मिला। उनके शहादत की खबर पिताजी को पहले ही मिल गई थी, क्योंकि खबर जो है शहादत की खबर टेलीफोन से आई, चिट्ठी जो है डाक से आई। चिट्ठी 2 दिन बाद मिली, शहादत की खबर पहले। सोचिए कितना बड़ा एक बेटा जो है लिख रहा है कि मैं शहीद हो जाऊंगा और एक प्रण कर रहा है कि अगले जन्म में फिर सैनिक बनूंगा और अगले जन्म में फिर अपने देश के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दूंगा। कर्नल वीएन थापड़, कैप्टन विजयन थापड़ के पिता एक आर्मी अफसर थे, क्योंकि उनके बेटे ने उनको लिखा है कि आप उस जगह को आकर देखना जहां आपके बेहतर कल के लिए हमने अपना आज जो है कुर्बान किया है। तो कैप्टन विक्रम थापड़ के पिताजी कर्नल वीएन थापड़ 2016 में 70 साल की आयु में, सोचिए एक पिता का क्या जज्बा है, 70 साल की आयु में वो निश्चय करते हैं कि वो 16,000 फीट पर जहां उनके बेटे ने आखिरी सांस ली थी वहां और अपने बेटे को जो है श्रद्धांजलि देंगे और वो किसी की मदद नहीं लेंगे, खुद ही जो है पहाड़ी पर चढ़ेंगे। एक डंडा लेके वो निकलते हैं इस मिशन पर। जब नीचे जो है पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप किस मिशन पर हो, क्या आपका ध्येय है, तो वो जवाब देते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ, मैं दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ पर जा रहा हूँ। और वो तीर्थ कौन सा है, और उससे ज्यादा पवित्र तीर्थ कोई हो भी नहीं सकता जहाँ उसके बेटे ने आखिरी सांस ली थी, जहाँ उसके बेटे ने। तो सोचिए जब हम सोचते हैं उस पिता की भावना, उस बच्चे की पहले चिट्ठी, ये पिता की भावना, वो 70 साल का वृद्ध अपने बेटे को आखिरी सलाम करने, अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने 16,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ता है। वहां पहुंचकर उस चट्टान पर बैठता है कुछ मिनट तक और अपने बेटे को याद करते हुए उसको जो श्रद्धांजलि देता है। सोचिए मतलब शायद ऐसे ही माताएं हेमावत जैसी माता है, कर्नल वीएन थापड़ जैसे पिता इस देश में, इसलिए ऐसे लाल पैदा होते हैं, ऐसे लाल जो अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं अपने देश के लिए। कैप्टन सौरभ कालिया, लड़ाई जब शुरू होती है, लड़ाई जब शुरू हुई थी मई में, उसके पहले जैसे मैंने बताया पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया था अपना पहाड़ी चोटियों को। तो हमारी सेना को जब लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो एक 15 मिनट तो कैप्टन कालिया को डिटेल किया गया मई वाले महीने में, शुरू में लड़ाई शुरू होने के पहले, कि आप जो है एक पेट्रोल पर जाएंगे। आर्मी में जो ट्रुप जाता है पता करने के लिए, तो एक प्रकार से खोजी ट्रुप हम उसको बोलते हैं, उसको आर्मी में हम पेट्रोल बोलते हैं। और पेट्रोलिंग करने के लिए भाई पेट्रोलिंग करने के लिए जाइए। तो उस पेट्रोल का नेतृत्व कैप्टन सौरभ कालिया को सौंपा गया। उनके साथ 5 जवान और थे। ये 5 जवान और कैप्टन कालिया निकलते हैं। 2 दिन बाद उनका संपर्क टूट जाता है अपने हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर से संपर्क टूटने के बाद इनको बहुत खोजा गया, ढूंढा गया, लेकिन ये मिले नहीं। और ठीक 22 दिन बाद इनकी मृत शरीरों को पाकिस्तानी सेना ने हैंडओवर किया। पाकिस्तानी सेना ने हैंडओवर किया। इनकी डेड बॉडी क्षिप्त विक्षिप्त थी, क्षिप्त विक्षिप्त डेड बॉडी। साफ लग रहा था कि इनके साथ बहुत बड़ी हैवानियत हुई है, मतलब हैवानियत की भी जैसे चरम सीमा, वैसा इनके साथ हुआ है। मतलब आंखें निकली हुई। मैं इनफैक्ट एक चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज से करीब 2-3 साल पहले इंडिया टुडे ने एक कारगिल वॉर पर एक जो है स्टोरी चलाई थी। उसमें एक पत्रकार ने एक काल्पनिक चिट्ठी बनाई थी कि भाई अगर सौरभ कालिया मेरे को स्वर्ग से चिट्ठी लिखेगा तो क्या लिखेगा चिट्ठी में। वो कह रहे कैप्टन सौरभ कालिया स्वर्ग से क्या लिखता है, सुनिए। Pakistanis burned my body with cigarettes, pierced my eardrums with hot rods, punctured my eyes before removing them, broke most of the teeth and bones, fractured the skull, cut the lips, chipped the nose, chopped off limbs,
and private organs beside inflicting all sorts of physical and mental tortures. I, along with my men, was shot dead after 20 days of torture. सोचिए कितना जुल्म हुआ होगा इनके ऊपर, कैसे इन बच्चों ने ये जुल्म सहा होगा, मतलब हम सोच नहीं सकते। हम सुनने में हमारे जो है दिल दहल जाता है। और इन बच्चों ने वो जो है सहा है। और क्यों सहा है? क्योंकि इन्होंने कुछ बताया नहीं होगा। इनसे पूछा गया होगा भाई आपकी सेना कहाँ है, उनका प्लान क्या है, क्या करने वाले हो, और उन्होंने नहीं बताया होगा। अगर बता दिया होता तो इनको प्रिजनर बना लेते, लड़ाई के बाद इनको छोड़ देते। लेकिन इन बच्चों की हिम्मत देखो, इन्होंने इतना कष्ट सहा, दरिंदगी इतनी सही, लेकिन जो है बताया नहीं कुछ। एक तरफ जो है पाकिस्तानी सेना का ये है मान्यत, और दूसरी तरफ हमारी सेना की भलमानसता, इंसानियत। जब पाकिस्तानी भागे हैं 26 जुलाई को, भागने के वक्त वो 170 डेड बॉडीज पीछे छोड़ के गए। काफी बॉडीज लड़ाई के टाइम तो उन्होंने बर्फ में दफना दी होगी, बाकी 170 बंकरों में और पहाड़ की चोटियों पर छोड़ के भाग गए। हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने जब उनको ये बोला कि भाई आप अपना जो है इनको ले जाओ, आपके जो है सैनिक हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा तो कोई सैनिक है ही नहीं, लड़ाई तो मुजाहिदीन लड़ रहे थे, कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने तो अपनी कोई सेना भेजी नहीं है। क्योंकि वो हमेशा डिनाइल मोड में रहे, वो पूरी दुनिया को पता था कि ये इनके सैनिक है, लेकिन वो लास्ट तक नहीं माना उन्होंने। अभी 4 साल पहले ही उन्होंने जाके माना है कि ये एक्चुअल उनको सैनिक है। तो फिर हमारी सेना ने इन सैनिकों का इनके धर्म के हिसाब से मोड़ बुला के और आत्म संस्कार किया। इनके धर्म के हिसाब से पूरा दिया। तो सोचिए, ये हमारी सेना, इसका जो है पूरी दुनिया ने जो है हमारी सेना का ये इंसानियत देखे पूरी दुनिया में हमारी तारीफ। हमारी भारतीय सेना ने तो हमारी उसका काम तो बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, लेकिन हमारी जो एयरफोर्स है उन्होंने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। जैसे मैंने बताया युद्ध क्षेत्र बहुत मुश्किल, कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करना, डेड बॉडीज को नियरेस्ट एयरपोर्ट तक ले जाना, ये सब कार्य जो है हमारी एयरफोर्स ने किया। पहाड़ों में जो है ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी सेना ने बखूबी ऑपरेट किया। हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने बंकर्स पर जो है गोले बारूद फेंके, क्योंकि दुश्मन को पिन डाउन, हम उसको पिन डाउन ऑपरेशन बोलते हैं। पिन डाउन ऑपरेशन मतलब दुश्मन जो है से निकल नहीं सके। जब हमारी सेना चढ़ाई चल रही है ताकि वो बाहर नहीं आ सके, तो पिन डाउन ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ने किया। और ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छी तरीके से किया। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी सेना ने तो, थल सेना ने तो दुनिया को दिखा दिया कि वो पूरे दुनिया में श्रेष्ठ है, लेकिन हमारी जो वायुसेना के पायलट्स हैं उन्होंने भी पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारी देश के जो है वायुसेना के पायलट हैं वो दुनिया में बेस्ट है। ये लड़ाई जो है जब हुई थी तब तक टीवी आ चुका है, तो टीवी पर जो है हमारी सेना को पहली बार जो है हमारे देशवासियों ने देखा कि किस तरीके से वो लड़ रहे हैं, युद्ध क्षेत्र कितना कठिन है। वो जब देख के पूरे हमारे देश के नागरिक हैरान हो गए, और सेना के लिए जो एक दिल में जो एक प्यार था, एक जो विश्वास था, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। पूरा देश एक हो गया, पूरा देश जो है सैनिकों के साथ खड़ा हुआ। कहीं ब्लड कैंप चल रहे हैं, ब्लड डोनेशन के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं शहीद, मतलब इसके लिए रक्षा कोष के लिए, तो पूरी सेना के लिए सेना वहां लड़ रही है, और देश के नागरिक जो है इकट्ठे होके और अपनी सेना के लिए पीछे खड़े हुए। तो ये बहुत ही मतलब पहली बार जो ऐसा हुआ कि देश, मतलब दूसरी लड़ाइयों में भी सेना का बल बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन क्योंकि इस बार टीवी पर लोगों ने देखा तो कुछ जो उत्साह हमारे नागरिकों में और देखा।
जब 26 जुलाई के शुरू में पाकिस्तान को लगने लगा था कि उनका जो है हार उनकी अब निश्चित हो चुकी है, तो अपना उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो दौड़े दौड़े जो है अमेरिका उन्होंने उनका माई बाप होता था बिल क्लिंटन को, उनका राष्ट्रपति अमेरिका के, उनसे जाकर उन्होंने हाथ पैर जोड़े और कि भाई इंडिया को समझाओ, क्योंकि उनको भी डर था नवाज शरीफ को कि कारगिल से फ्री होके अब हम जो है पाकिस्तान पर हमला कर दें। तो उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े। बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आगे से पाकिस्तान ये हरकत नहीं करेगा, और इस तरीके से युद्ध बना हुआ। हमारी जीत के साथ 26 जुलाई को हमारा युद्ध समाप्त। ये कुछ इंडियन आर्मी के कोर्स हैं, अपने पास अभी समय नहीं है, आप जो है इसको पढ़िए। ये कोर्स जो है बहुत फेमस हुए थे कारगिल युद्ध के समय पर। वैसे ये कोर्स जो है हमेशा हमारे आर्मी में चलते रहते हैं। कुक हाउस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, ये आपको लिखे रहेंगे आर्मी के यूनिट्स में, परेड ग्राउंड पे, कुक हाउस में, रिक्रिएशन रूम में। तो ये इसलिए मैंने, क्योंकि बच्चे काफी बैठे हैं, तो अगर आप बच्चे जो है इन कोर्स को पढ़िए तो आपको इस कोर्स को पढ़ने से आपको लगेगा कि हमारी सेना की क्या भावना होती है, जवानों के दिल में क्या चलता रहता है। वीडियो चला। वीडियो चला रहे सबका सवाल नहीं करना। क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है भाई साहब? दुबे जी 2 मिनट में आपसे जुड़ते हैं। तो भाई को एरर आ गया क्या? भाई साहब एरर नहीं है, वीडियो चला रहे हैं, 2 मिनट। ठीक। जी सर, अभी आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे हम। बहुत ही संवेदनशील, मैं कहानी तो नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि हमारे जवानों ने इस चीज को जिया है, उनके साथ जो घटित हुई है घटना, कुछ प्रश्न उत्तर होंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे अगले संवाद की कड़ी में बच्चे जुड़ गए हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। रायसेन से आज हमारी टीम जुड़ी हुई है, सुबह उन्होंने पौधारोपण किया है और आज बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बच्चों से संवाद करेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों से पूछूंगा, आपको ये कारगिल विजय दिवस की पूरी कैसी लगी सीन बेटा, किस तरह से आप लोग इसके महसूस कर रहे हो देख करके? कोई भी एक बच्चा बता सकता है। दुबे जी जी, कोई भी एक बच्चा अपनी बात रख सकता है कि आपको ये पूरा देख करके कैसा लगा, आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? कोई भी एक आप खड़े करके कारगिल विजय दिवस की यात्रा कैसी लगी आप लोगों को? दुबे जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पास में लाना पड़ेगा बच्चों को।
कोई भी एक बच्चा आके बता सकता है। और इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सर से सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हैं? जी दुबे सर, बच्चों से बातचीत जी, कोई भी एक बच्ची बात कर सकती है जी। बोलिए। हाँ बेटा, अपना नाम बताएं। वैशाली हमने जी, कैसा लगा आपको ये देख करके? आपके मन में क्या इस समय फीलिंग आ रही है? आप सेना में जाना चाहती हैं? हाँ भारतीय सेना पर आपको गर्व है? हाँ कौन सेना में जाना चाहता है, हाथ खड़े करके बताए। ये देखिए साहब, इतने सारे लोग सेना में जाना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी परसों ही राजस्थान की एक बेटी लेफ्टिनेंट बनी है, मालूम है क्या? पेपर बच्चियों के पास तक पेपर सीधे आसानी से नहीं पहुंच पाते, जी और जानकारी थोड़ी थोड़ी है कि एक रायसेन जिले की बिटिया ने जो है वो मेजर बनी है, मेजर या कर्नल आर्मी में ज्वाइन किया है, लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया उसने। जानकारी में है। जी जी बच्चों बहुत अच्छा रहा। आप ये एक कुछ बाल अधिकारों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम हर सत्र में करते हैं। किसी बच्चे को मालूम है चाइल्ड लाइन क्या होती है, CWC क्या होती है? कोई बता सकता है? बाल अधिकार किसी भी एक बच्चे के क्या होते हैं? तो हमारे पैनल में से भी कोई इंटरेक्ट कर सकता है, बच्चों से बातचीत करना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। दुबे सर, आप जवाब दे सकते हैं इन सब बातों का। कल ही हमने एक एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन डे भी मनाया है, तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ कि बाल तस्करी क्या होती है। दुबे सर, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपने माइक बंद किया हुआ है। दुबे जी, दुबे जी आपका माइक बंद है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी नहीं, कुछ बिटिया बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने अच्छा। माइक बंद किया। मैंने ठीक कहा, आ जाओ। जी जी, हाँ बेटा बताओ, नाम बाल बताना अधिकार- बेटा, अपना नाम आपका। कामिनी हमने थोड़ा पास हो आ जाओ। हाँ हाँ, अब बताओ, कामिनी हमने कोई प्रश्न आपके मन में क्या आ रहा है बाल अधिकारों के संबंध में, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे, वो आपको बताएंगे अगर कोई मन में प्रश्न है तो। ये सब लोग अवेयर तो है, मगर थोड़ा सा संकोची स्वभाव के कारण अभी जो है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बच्चों के जो मुख्य अधिकार हैं कुछ 4 श्रेणी में बांटे गए हैं, और 4 श्रेणी में बांट के उसकी जो अधिकारों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, उसमें एक एजेंसी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो दुबे सर जिसके अध्यक्ष है, जो आपके सामने है। और एक 1098 करके डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, जो 24 घंटे आप लोगों के लिए चलती है। तो कभी किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो ये नंबर डायल कर सकता है 1098, और आपकी बात सीधे सीधे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप आज कोई हम लोगों ने पौधे रोपण भी किया है। कौन सा पौधा लगाया था? कितने लोगों ने लगाया था कंजी का जी? कंजी का इसका भाई साहब कंजी का पौधा लगाया है, वो जानवर आसानी से खाते नहीं उस पेड़ को। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कंजी कंजी का पेड़ कहलाता है। तो बच्चों को कुछ अगर पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हम अगली तरफ पढ़ते हैं। सर से कुछ बात करनी है किसी बच्चे को किसी को आर्मी बात के करनी बारे में, या किसी आर्मी कैसे ज्वाइन करें, कुछ इस चीज के बारे में कोई किसी भी को प्रश्न आ रहा है, कोई भी प्रश्न मन में आ रहा हो वो आप पूछ जी, सकते कुछ हैं। है सर प्रश्न किसी बच्चे का? ये आ जाओ, पास आओ। जी। हाँ है भाई साहब, ये आ रही बिटिया, ये बिटिया आ रही है। पूछिए आप क्या पूछना चाहते मेरा नाम सरीना कुरोची है। हैं। और पास आके थोड़ा तेज बोलो। मेरा नाम सरीना कुरोची है। बाई चांस हम कहीं भी अकेले हों, हमारे पास मतलब हेल्प के लिए कुछ भी चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? करना पड़ेगा, सुनाई नहीं दिया आपका प्रश्न। और पास आके बोलो, ये तेज बोलो जरा। इसका कहना है जी बोलो। नाम बताइए अपना। सरीना कुरोची। संजना नाम है इनका। प्रश्न है कि अगर हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं?
मैं सर नहीं बेटा, कोई साधन नहीं है तो हिफाजत करने के लिए कल हम लोगों ने एक कार्यशाला की थी रायसेन में, वहां पे हमने चर्चा किया था कि जब भी बच्चे किसी भी डेंजरस सिचुएशन में आपको लगे तो आप खूब जोर से पहले चिल्लाइए और आसपास ऐसी जगह भाग के जाइए जहां भीड़ भाड़ हो, अकेलापन ना हो। तो भीड़ भाड़ में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा तो या तो आप पुलिस स्टेशन की तरफ जाइए, पुलिस स्टेशन लेकर के जाएगा और आप वहां पे सुरक्षित रहेंगे। तो जब भी आपको असुरक्षा किसी से लगता है तो आप घर परिवार में बात करिए, मम्मी पापा को बताइए, अपने टीचर को बताइए अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो। और ऐसी जगहों पे जाने से बचे जहां पे हमारी सुरक्षा को खतरा हो। आपको बचाव के विषय में क्या बताया? सब एक स्वर से बता सकते हैं क्या बताया गया था? चिल्लाओ। इनको जानकारी है कि ये तेज चिल्लाना है। हाँ ठीक है, तो चलिए दुबे सर आप जुड़े रहिएगा, बच्चों के और प्रश्न है तो हम लेंगे। जी हम भाई। अपने कार्यक्रम में अगली कड़ी में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी की तरफ। ऐसा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लंबे समय से वेबिनार की श्रृंखला को चला रहे हैं और ये श्रृंखला हमारी जिस तरह से हर एक एपिसोड कहूँ मैं, हर उसका जो एक एपिसोड होता है वो पिछले एपिसोड से अच्छा होता है, ये इसकी खूबसूरती है। और आज का जो हमारा सत्र था ये तो बहुत ही हमारा कहना आई ओपनिंग था। हमें अपने देश के बारे में, अपनी सेना के बारे में जानकारी मिली। और सेना के बारे में जानकारी मिली मीन्स सेना के वो लोग जो हमारे जैसे ही, हमारे ही भाई, हमारे ही परिवार के बच्चे होते हैं और वहां जाकर के और देशभक्ति का जो उनके अंदर अपनी भारत माता के प्रति जो अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है, वो इस हद तक होती है कि असम सब आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। सबसे कठिन युद्ध है था ये। किसी ने टिप्पणी की थी कि या तो इसको करके इसकी इजराइल की सेना जीत सकती थी या लड़ सकती थी, मतलब उस पर भी श्योर नहीं थे, लेकिन दुनिया में अगर कोई लड़ सकता था, कोई जीत सकता था तो केवल एकमात्र भारतीय सेना थी जिसने इस असंभव काम को संभव कर दिया। जिस दिन युद्ध शुरू होना था उससे पहले ही जब हमें पता चला 5000 पाकिस्तानी सैनिक बड़ी बड़ी चोटियों पर हैवी आर्टिलरी लेकर के अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे संसाधनों के साथ उस पर बैठ गए थे। जो हमें पता चला फिर हमने उसका प्रतिकार किया है। एक और इस युद्ध की बात थी कि इस युद्ध से पहले, करगिल युद्ध से पहले यानी 99 के युद्ध से पहले कभी भी सैनिकों के सब परिवारों में नहीं आते थे। हम पिक्चरों में कभी देखते होंगे संदूक में उनकी ड्रेस आती थी, उनका सामान आता था। लेकिन इस युद्ध की से ये रहा कि सैनिक का सब परिवारों में आने लगा। जब घरों में, शहर में आया तो पूरे शहर में एक देशभक्ति का वातावरण खड़ा हो गया। चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी और हर आदमी के, हर उसके दिल में यही होता था कि मुझे अपने इस सैनिक के का जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। केवल बदला, लोगों ने कहा कि सेना सीमा पर जाकर के ही लेना, ऐसा नहीं है। हम जहां खड़े हैं हम ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जो हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा होगा। जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे सैनिकों ने अपना जीवन आहूत किया है, अपने जीवन को समाप्त कर दिया आपके जीवन की रक्षा के लिए, हम देश और समाज के अंदर वैसा वातावरण बनाएंगे। ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि सबको सीमा पर जाकर के शायद मौका नहीं मिलेगा लड़ने का, तो अब जहां बैठे हो, जो काम कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। यही हमारी देश की आर्मी सिखाती है हमें। यही कर्नल साहब संदेश लेकर के सबके पास जा रहे हैं। अपने हिस्से की ईमानदारी का पालन करो। अगर हम यह करते हैं तो मुझे लगता है हम अपने उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम उसके बलिदान को याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम उनके बलिदान को याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति, जो संस्थाएं, जो समाज, जो देश अपने सैनिकों के बलिदान को भूल जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, उस कथा को, इस घटना को, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं आज हम सबके सामने रखी है, उन्हें ऐसे याद करके रखिए जैसे हम सुबह उठ करके मंत्र याद करते हैं। वास्तव में ईश्वर के बाद अगर कोई तुल्य आदमी है जिसकी पूजा करना चाहिए तो हमारा वह सैनिक होता है।
और वो सैनिक परिवार है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने बच्चों को, या वो सैनिक अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देता है। वो अपना आज इसलिए समाप्त करते कल आपका अच्छा हो। अभी मुझे पिछली बार भी कर्नल साहब को सुनने का मौका मिला था। जितनी बार सुनते हैं ऐसा लगता है हर कुछ नया है। उनके एक एक शब्द से वो झलकता है जो उन्होंने युद्ध में इतने समय सेना में रह करके जो काम किए हैं, जिन बड़े बड़े ऑपरेशनों को उन्होंने डील किया है, जिनको उन्होंने किया है, देश की रक्षा का जिनका जो मन का संकल्प है, वो उनके हर एक शब्द में झलकता है। यह बात अगर और कोई कहता तो मुझे लगता है इतनी प्रभावी नहीं होती। यह बात वास्तव में घटना, चूंकि वो उसके आई विटनेस हैं, वो उसको पूरा अपने ऊपर उन्होंने किया है, उन्होंने वो सारे युद्ध लड़े हैं, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तव में उनके हर एक शब्द हमारे लिए मंत्र की तरह हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ही संकल्प लीजिए, उसका एक छोटा सा आप शुरुआत कीजिए। हर रोज एक क्रांतिकारी का, एक महापुरुष का, एक सैनिक का नाम याद करेंगे। कोई बड़ी बात है क्या? आप आइए, अपने मित्र को तय कर लीजिए, मैं एक क्रांतिकारी का, एक सैनिक का नाम बताऊंगा। आज हमने योगेंद्र यादव 3-4 लोगों के बारे में सुना है। आपके नाते रिश्तेदार परिवार में कोई पहचान के में कोई सैनिक हो तो उनके परिवारों से आप ले जाइए, ये कि कारगिल विजय पर हम आपको शुभकामनाएं देने आए हैं। रायसेन जिला तो हमारा बहुत समृद्ध है। हमारे मध्य प्रदेश से कई सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इसमें। ये सारी चीजें हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अभी मैंने कई बार चर्चा की है। मैंने अभी मैं कर्नल साहब के साथ एक कार्यक्रम में था, उस समय मैंने एक पत्र बताया था, एक सैनिक ने के परिवार का पत्र जो सैनिक को मिलता है। आज मैं उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पढ़ के बताता हूं। जो सैनिक युद्ध में लड़ रहा था, जब उसको अपने माता पिता का पत्र मिला तो उसके पत्र के जवाब में सैनिक ने क्या लिखा अपने घर पत्र। जो कारगिल में लड़ रहा है उसको अपने मम्मी पापा को संदेश देना हो तो कैसे दिया होगा उसने, वो एक चिट्ठी में आपको पढ़ के सुनाता हूं। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है। वैसे पहला पत्र तो मैं अभी नहीं सुना रहा हूं, बाद में कभी मैं सुनूंगा, लेकिन मैं अभी सुना रहा हूं तो सैनिक ने अपने माता पिता को लिखा है। माँ, माँ, तुम्हारा लाडला अभी अभी युद्ध में घायल हुआ है। माँ, तुम्हारा लाडला अभी अभी युद्ध में घायल हुआ है, पर देख उसकी सूरत, शत्रु भी कायल हुआ है। पर देख उसकी सूरत, शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाकर, रक्त की होली रचाकर मैं प्रलयंकर दिख रहा हूं। माँ, उसी सोनित से तुझको यह अंतिम पत्र लिख रहा हूं। माँ, उसी सोनित से तुझको यह अंतिम पत्र लिख रहा हूं। युद्ध भीषण था मगर, युद्ध भीषण था मगर मैं इंच भर भी पीछे ना हटा हूं। माँ, जो शपथ दी थी तुमने, मैं आज इंच इंच कटा हूं। माँ, जो तुमने शपथ दी थी मुझे, आज मैं इंच इंच कटा हूं। आगे वो लिखता है, एक गोली बक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। एक गोली बक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ, कसम दी थी जो तुमने, आज मैंने पूर्ण की है। छा रहा है सामने लो, आंख के आगे अंधेरा। छा रहा है सामने लो, आंख के आगे अंधेरा। दिख रहा है इसमें मुझे, दिख रहा है इसमें मुझे एक नव नूतन सवेरा। कह रहे शत्रु भी, मैं जिस तरह सैदा हुआ हूं, लग रहा है किसी सिंहनी के पेट से पैदा हुआ हूं। यह ना सोचो कि माँ, यह ना सोचो माँ कि मैं चिर निद्रा लेने जा रहा हूं। माँ, तेरी गोद में फिर से जन्म लेने आ रहा हूं। माँ, तेरी गोद में फिर से जन्म लेने आ रहा हूं। ऐसे वो पिता को लिखते हैं आपने। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं। मैं तुम्हें बचपन में ही पहले बहुत दुख दे चुका हूं और कंधे पर खड़ा हो आसमां सर पर ले चुका हूं। तुम सदा कहते थे कि ऋण यह तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधे पे लेके यूं मुझे चलना पड़ेगा।
एक दिन कंधे पे लेके यूं मुझे चलना पड़ेगा, पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, मुझे माफ करना, मुझे तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण भर न पाया। मैं बहुत मजबूर यह ऋण ले मुझे मरना पड़ेगा, अंत में आपके कंधे पर ही चल के मुझे चलना पड़ेगा। उसने अपने पिता को लिखा है ये। सबको आवाज सुनाई दे रही है ना? जी भाई साहब, आ रही आ रही। अंत में आखिरी की मैं 2 पंक्तियां और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आखिरी में उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ शब्द लिखे हैं। पत्नी के लिए वो बोलता है, अंत में तुमसे प्रिय में, अंत में तुमसे प्रिय में आज भी कुछ मांगता हूं। अंत में तुमसे प्रिय में आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय से मांगता हूं। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे पे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी लगाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी लगाना। बर्फ की ये चोटियां यूं तो बड़ी शीतल लगी थी, उष्णता से प्यार की हिमशिला गलने लगी थी। तुम अकेली हो नहीं, इस भाव को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा में तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्म तक बजे। 7 जन्म तक बजे जो तुम अमर रागनी हो, इस लिए अधिकार तेरा बिना बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा भारत को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा भारत मां को दे रहा हूं। ये उस सैनिक ने अपने परिवार के लिए पत्र लिखा है। वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायी है, और मुझे लगता है कि आज का जो दिन है वह हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय रहेगा। आज हमने जो सुना है, आज कर्नल साहब के मुख से हमने जो अपने आप को युद्ध क्षेत्र में लेकर के गए हैं, यह जो आज का स्मृति है हमारे स्मृति पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहे। इसी बात को लेकर के मैं आदरणीय कर्नल साहब को और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद भाई साहब। हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे और उसके पहले 2 जरूरी सूचनाएं हैं। 2 जरूरी सूचनाएं हैं। एक तो हम 14 अगस्त को स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश के कम से कम 75 जिलों से एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो बाकी लोग जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जैसे बिहार से विनय सर जुड़े हैं और अन्य राज्यों के जो लोग जुड़े हैं, तो उसको संपर्क करें। किस तरह से करना है, हम आपसे कोई ना कोई बात करके उसको आगे की सारी चीजें आपको हम रखेंगे। दूसरा, हमारा जो CCF का पेज है, बार बार मैं सबसे आग्रह करता हूं कि उसको लाइक करें, जिससे कि हम अपनी चीजों को अपडेट करें तो आप तक पहुंच सके। प्रश्न उत्तर की तरफ हम चलते हैं। हैंड रेज किया हुआ है डॉक्टर